सिर फिरा चंदन। ये एक और चित्र है दोस्तों। समुद्र के किनारे मछुआरों का एक छोटा सा गांव, मछली बाड़ी। गांव के लोग समुद्र में मछलियां पकड़ने का काम करते थे। उसी गांव में रहता था चंदन। उसके पिता का नाम केशव मछलियां पकड़ने का धंधा करता था। चंदन, तू कैसा मछुआरे का बेटा है रे? मेरे कहने पर भी तू मेरे साथ मछलियां पकड़ने नहीं जाता। बापू, मुझे मछलियां पकड़ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। क्यों? बेचारी नीर मछलियां जब तड़प तड़प कर जल से बाहर अपनी जान देती हैं तो मुझे उन पर बहुत तरस आता है। अरे बुद्धू, हम उन मछलियों पर तरस खाएंगे तो हमारा गुजारा कैसे चलेगा? मेरा पेट कैसे भरेगा? तेरा मेरा पेट भरने के लिए दुनिया में बहुत काम है बाबू। तू तो साधु संतों की तरह बात करता है चंदन। तुझे तो किसी पंडित के यहाँ जन्म लेना चाहिए था। यही विधाता ने भूल कर दी बाबू। चंदन की बात सुनकर केशव तिलमिला कर रह जाता। जब रात को चंदन सब गांव वाले सो जाते, चंदन समुद्र के तट पर टहलने निकल जाता और उसे प्रकृति के प्यार जो था, रात में चांद की चांदनी चमकती लहरें देखना कितना, और चट्टानों से टकराता पानी की आवाज़ सुनना कितना अच्छा लगता है। सुबह वह सबसे पहले जाग जाता। कितना सूर्य उदय अद्भुत है सूर्य उदय। गांव वाले उसे देखते ही कहते, चंदन तो सिर फिरा है। मुझे तो यह सनकी लगता है। चंदन गांव वालों की बात का सुनता और हंस कर रह जाता। एक सांझ, नाव, क्यों बाबू, क्या हुआ? इसमें सुराख है। इसमें जगह जगह सुराख हो गई है। आज इसमें पानी भर गया है। इसे ठीक करने के लिए लाया हूँ। तू रामू काका को बुला ला। बापू, आपकी नाव मछलियों की आय लग गई है। चुप कर, जल्दी रामू काका को बुला ला तू। चंदन रामू काका को बुलाने लाया। रामू काका, नाव में इन सुराखों का मरम्मत करनी है तुम्हें। इस काम में पूरे 2 दिन लगेंगे केशव। तुम काम शुरू करो रामू काका। और फिर उस रात हमेशा की तरह चंदन समुद्र के तट पर टहलने गया। ऐसा लग रहा है जैसे मानो किसी ने आकाश में हीरे मोती बिखेर दिए हों। और कुछ देर घूमने के पश्चात थोड़ा आराम कर लूं। और अरे, चट्टानों में रोशनी। आधी रात के वक्त वहाँ रोशनी किसने किसने कर रखी है? ऐसा खतरनाक स्थान पर कौन हो सकता है भला? बात कुछ समझ में नहीं आई। कहीं ऐसा तो नहीं उधर से गुजरने वाली कोई नाव दलियान चट्टानों में टकरा कर दुर्घटनाग्रस्त हो गया हो? यदि ऐसा हुआ होगा तो इस समय वहाँ पर घायल यात्री भी पड़े होंगे। फिर मुझे इसी वक्त वहाँ जाकर घायलों की सहायता करनी चाहिए। उसने पुन चट्टान की ओर देखा। अरे, अब तो वह रोशनी दिखाई नहीं दे रही, गुफन दे रहा है वहाँ। मैं अभी जाकर असलियत का पता लगाता हूँ। पर आधी रात को अकेले जाना जोखिम का काम है। क्यों ना अपने दोस्त बिरजू को भी साथ ले चलूँ, वह एक से भले दो। यह सोच वह गाँव की तरफ दौड़ पड़ा। गाँव में पहुँचकर, ये बिरजू उठ। आँख खोलता हुआ बिरजू उठ बैठा। चंदन, तू क्या बात है? शिशी, बोल मत यार, जरा मेरे साथ समुद्र तट पर चल। तट पर आ गई बिरजू। कुछ देर पहले मैंने उन चट्टानों में रोशनी देखी थी, तो मैं वहां जाकर देखना चाहता हूँ कि मामला क्या है। तू मेरे साथ चलना। मुझे? हाँ बिरजू। नहीं नहीं, मैं वहाँ रात को कभी नहीं जाऊँगा। हाँ, दिन में कहता तो चलता। हाँ, तू बड़ा कायर है बिरजू। तू कुछ भी कह ले, मैं इस वक्त वहाँ नहीं जाऊँगा। ठीक है, तू मत जा, मैं अवश्य जाऊँगा। तू तू वहाँ अकेला जाएगा? हाँ, और मेरे बारे में पूछे तो बता देना मैं वहाँ गया हूँ। क्या तू अपने बापू को पता कर कर नहीं आया जाएगा? मुझे
बता दिया तो कभी मुझे उस चट्टान पर नहीं जाने देंगे। बिरजू तट पर बंदी नाव में पिताजी की नाव ढूंढने लगा, मगर उसे ध्यान आया, अरे पिताजी की नाव यहाँ कैसे होगी? उसकी नाव तो रामू का मरम्मत कर रही हैं, तो फिर अब मैं चट्टान पर कैसे जाऊं? ज़्यादा शोर विचार का समय नहीं था। उसने तट पर बंदी एक नाव खोली। चंदन, यह मुरली काका की नाव है। तो क्या हुआ? लगता है तू बस्ती की रीति रिवाज भूल गया है। बस्ती में दूसरे की नाव ले जाना अपराध माना जाता है। उस अपराधी की सजा तो बाद में भुगतता रहूँगा। चंदन नाव की रस्सियाँ खोल ली। मुझे लगता है तू पगला गया है, ऐसा ही समझो। चंदन नाव खेता हुआ जल्दी किनारे से पीछे छूट गया। अरे, अब तक कहीं रोशनी नजर नहीं आई। फिर तो मैंने कुछ देर पहले जो रोशनी देखी थी वह मेरी आंखों का भ्रम था। मैं बेकार में इतनी दूर अंधेरे में चला आया। जैसे तैसे वह नाव चट्टान के समीप पहुंच रहा था, वैसे वैसे लहरों की गति तेज होती जा रही थी। कहीं पानी में चट्टाने से टकरा कर नाव उल्ट न जाए, मुझे सावधान से चलना। वह सावधानी से नाव खेलने लगा। जल्दी वह नाव से उतरकर चट्टान पर चढ़ गया। और ओह, रोशनी इधर से आ रही है। वहाँ कोई नहीं है। अवश्य आदमी अवश्य होगा, लेकिन कौन हो सकता है वहाँ? सावधानी पूर्वक रोशनी की ओर बढ़ने लगा। कुछ दूर जा पर वह आदमी इस वीरान में इतनी रात गए आखिरकार क्या कर रहा है? तलवार भी है इसके पास। तभी ओह ओह, गुफा में किसी की कराने की आवाज़ आ रही है। क्यों करा रहा है? बहुत दर्द हो रहा है, कृपया मेरे बंधन ढीले कर दो। खामोश पड़ा रहे, ज़्यादा बोलेगा तो मुंह सील दूंगा तेरा। मुझ पर रहम करो। क्या माजरा है यार? जब तक हमारा सरदार वापस नहीं आता तुम्हारी बात नहीं सुनी जाएगी तब तक। और इधर गुफा में कोई आदमी कैद है। वह आदमी उसकी पहरेदारी कर रहा है, किसी सरदार के विषय में कह रहा है, और सरदार का मतलब डाकू का सरदार होना चाहिए। गुफा में कैदी को बचाने के लिए कुछ करना चाहिए। और घूमकर इधर उधर देखा, शायद डाकू का सरदार और उसके साथी कहीं गए हुए हैं। उसने मन ही मन एक योजना बनाई और एक पत्थर उठाया, और अगले ही पल, उधर कौन है? सरदार, तुम आ गए क्या? और इस बार चंदन ने पत्थर अपने समीप ही फेंका, और डाकू आवाज की दिशा का अनुमान लगाकर चंदन के पास से गुजरा। तभी अगले ही पल चंदन शिला के पीछे से निकला। कौन हो तुम? और उसने पत्थर का वार, डाकू की चेतना लुप्त हो गई। उसने तलवार उठाई और गुफा में चल पड़ा। वह गुफा में पहुंचा। कौन हो तुम? यहाँ डाकुओं में कैसे आप फंस गई? मैं बाद में बताऊंगा, पहले मेरे बंधन खोल दो भले मानस। चंदन ने तलवार से बंधन काट दिए। तब बताने, अब अपने विषय में बताओ। बाकी बातें मैं बताऊंगा। हमारे पास समय बहुत कम है। डाकुओं का सरदार अपने साथियों के साथ आने वाला है। अगर वो आ गया तो मुश्किल खड़ी हो जाएगी। ओह, तो आओ मेरे साथ। और कुछ देर बाद, मेरा नाम मणिलाल है, मैं हीरो का व्यापारी हूँ। मेरी जहाज जब इधर से गुजर रहा था तो डाकुओं ने मुझ पर यहाँ कैद कर लिया। दुर्भाग्य से मेरे पास हीरे जवाहरात नहीं थे। मुझे खाली देखकर डाकुओं का सरदार मुझसे मेरा पता पूछकर अपने साथियों के साथ मेरे घर वालों से धन ऐंठने गया हुआ है। जब तक उसे धन नहीं मिलता तब तक मुझे नहीं छोड़ेगा। ओह, आपने मुक्त की उम्मीद नहीं थी। अचानक तुम देवदूत की तरह चले आए। मैं तट पर खड़ा था, तभी मुझे चट्टान में रोशनी दिखाई दी। जिज्ञावश में नाव लेकर इधर चला आया। बातों में आपको पता न चला कि कब उसकी नाव तट पर आ गई।
वो पूरी बस्ती के लोग हैं और बापू तट पर खड़े हैं। इसका मतलब बिरजू काका सबको जगा कर मेरे विषय में बता दिया। यह अच्छा नहीं हुआ चंदन, यह तूने क्या किया? बस्ती की रीत तोड़कर मुरली से बिना पूछे उसकी नाव को ले गया। मुझे माफ़ कर दो बापू, अगर मैं ऐसा ना करता तो डाकुओं से सेठ मणिकलाल की जान न बचा पाता। और चंदन ने सारी बात बता दी। सारी बात जानकर चंदन, बेशक तूने सेठ मणिकलाल की जान बचाई है, किंतु बस्ती की रीत तोड़ने की सज़ा तुझे अवश्य मिलेगी। ठीक है मुखिया काका, मैं सज़ा भुगतने को तैयार हूँ। अपनी सज़ा सुन, तुम्हारे हाथ पांव में कील ठोकी जाएगी। तुम लोग पागल हो गए हो क्या? चंदन ने एक तो बहादुरी का कार्य किया और उसे तुम इतने कठोर निर्दयी दंड दे रहे हो। खामोश रहो, तुम हमारी बस्ती के नहीं हो, अतः हमारी बात बीच में मत बोलो सेठ, वरना नुकसान उठा बैठोगे। ओह, इन जाहिल गवार को समझाना बेकार है। निरपराध चंदन को दंड मिला रहा है, यह ठीक नहीं हो रहा। मैं पर कर भी क्या सकता हूँ। चंदन को दंड देने की तैयारी होने लगी। बिरजू, तूने ठीक नहीं किया, माफ़ कर दे चंदन, मुझे मालूम न था कि मुखिया तुझे इतनी कठोर सजा देगा। उसी समय दीपनगर के राजा दीपांकर समुद्र तट पर भ्रमण करने उधर निकले। ओह महाराज प्रणाम, यह सब क्या हो रहा है? महाराज, यह चंदन, इसने बस्ती की रीति रिवाज तोड़ा है, इसलिए इसको सजा दी जा रही है। बात क्या है, विस्तार से समझा मुखिया। मुखिया ने राजा को सारी बात बता दी। ओह, तो यह मामला है। जी महाराज। चंदन तो मिलना ही चाहिए, चंदन को नहीं बिरजू को। दंड तो मिलना ही चाहिए, पर चंदन को नहीं बिरजू को। यह आप क्या कह रहे हैं महाराज? मैं ठीक कह रहा हूँ मुखिया। चंदन बहादुरी और बिरजू ने कायर उसे चंदन की सहायता करने की बजाय गांव वालों से उसकी शिकायत की है। कुछ भी हो महाराज, पर बस्ती की रीति को मानना ही पड़ेगा। मुखिया, तुम यह भूल रहे हो कि यह मछली बड़ी गांव हमारे राज्य के अधिकार क्षेत्र में आता है। यहाँ वही होगा जो हम चाहेंगे। जी महाराज, आप ठीक कह रहे हैं। तुम कैसे मुखिया हो? तुम बिरजू से सारी बातें जानने के बाद भी अनजान बने रहे। तुम्हें तो चंदन की सुरक्षा के लिए उसके पीछे जाना चाहिए था। शायद आप ठीक कह रहे हैं महाराज। शायद नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। तुम्हारे गांव में चंदन जैसा साहसी युग पैदा हुआ, इसका तुम्हें गर्व होना चाहिए। कहो बिरजू, तुम्हें क्या सज़ा दी जाए? महाराज, आप जो भी सज़ा देंगे मुझे मंजूर है। महाराज, मेरे मित्र को दंड न दीजिए। ठीक है, तुम कहते हो तो मैं इसे छोड़ देता हूँ। चंदन, तुम जैसे वीर युग को हमारी सेना में आवश्यकता है। मैं तुम्हें अपने सेना नायक नियुक्त करता हूँ। क्षमा करें महाराज, मुझे यह स्वीकार नहीं है। क्यों? महाराज, मैं ठहरा अहिंसावादी। छोटे मोटे जीवों जब मरते हैं तो मेरे हृदय उनके प्रति करुणा भर जा उठता है, और सेना में रहकर युद्ध लोगों को मौत की घाट उतारना पड़ता है। मुझे यह से नहीं होगा महाराज। ठीक है, हम तुम्हें बाध्य नहीं करेंगे। चंदन, मेरे साथ तुम कार्य तो कर सकते हो, मेरे कार्य में हिंसा का कोई संबंध नहीं है। हाँ, मैं आपके साथ कार्य कर सकता हूँ। तो मेरे साथ मेरे नगर चलो, वहाँ व्यापार में मेरा हाथ बटाना। मेरे बापू को भी ले चलेंगे सेठ जी? हाँ हाँ, मुझे कोई एतराज़ नहीं। और सेठ मणिकचंद ने के टापू चंदन के बापू सहित ही अपने नगर की ओर चल दिया। नगर में पहुंचकर, चंदन, आज तुम इसी हवेली में रहोगे। और चंदन अब व्यापार में माणिकलाल का हाथ बटाने लगा। एक दिन, केशव जी, आज तुम से एक बात कहना चाहता हूँ। कहिए सेठ जी। चंदन एक गुणी युवक है, उस पर मेरा व्यापार भली भांति सीख लिया। अब उसे अपना दामाद बनाना चाहता हूँ। मुझे आपका यह प्रस्ताव स्वीकार है सेठ जी। और शुभ मुहूर्त पर सेठ माणिकलाल ने चंदन के अपनी इकलौती बेटी माधवी का विवाह धूमधाम से कर दिया। समाप्त दोस्तों।